हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप लोग देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे फर्स्ट सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है हिस्ट्री ऑफ इंडिया फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स अप टू 300 सेंचुरी। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के बारे में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लाए हैं आप लोगों के लिए। एक तरीके से आप लोग मान सकते हैं कि जो आपका क्वेश्चन पेपर बनेगा वो कहीं ना कहीं इन्हीं क्वेश्चंस के बेसिस पर बनेगा। ठीक है, सारे के सारे रिपीटेड क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम लोग एक वीडियो में आप लोगों के लिए ला चुके हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा जो चैनल है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। इस चैनल पर ऐसी ही इंपॉर्टेंट वीडियोस आप लोगों को मिलती रहेंगी। बात करें हम इस सब्जेक्ट के बारे में, तो ये जो सब्जेक्ट है ये भारत का इतिहास शुरुआत से लेकर 300 सेंचुरी तक आपका ये इतिहास है। ठीक है, इसमें काफी इंपॉर्टेंट चीजें आती हैं और ये आपका यूनिक पेपर कोड है। अब अगर हम बात करें तो हमारे पास जो 5 क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे, ठीक है, हमारे पास 5 पिछले एग्जाम्स के आए हुए क्वेश्चन पेपर अवेलेबल थे। उनके आपको यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर के सीरियल नंबर होते हैं वो भी आपको देखने को मिल जाएंगे इस टाइप से। तो जो क्वेश्चन पेपर थे उसमें 5 प्रीवियस क्वेश्चन पेपर्स में आप लोग कह सकते हैं कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो रिपीटेड क्वेश्चन थे, वो हम लेकर आ चुके हैं। रिपीटेड क्वेश्चन का मतलब कि कई बार ऐसा होता है ना कि आपको कई सारे क्वेश्चन हल्का सा, बहुत छोटा सा, माइनर सा चेंज करके दे दिया जाता है। आपको लगता है कि क्वेश्चन एकदम नया है या उसकी लैंग्वेज बदल देते हैं, पर क्वेश्चन का फॉर्मेट वही रहता है, क्वेश्चन में पूछा वही गया होता है। तो वो ही हम इस वीडियो में देखेंगे कि एक क्वेश्चन कितनी अलग-अलग लैंग्वेजेस से पूछा जा सकता है, जिसके आने के चांसेस आप लोगों के इस एग्जाम में जो कि होने वाला है बहुत ज़्यादा है। बात करें हम लोग क्वेश्चन से रिलेटेड चीज़ों के बारे में, तो आप देख सकते हैं कि रिपीटेड क्वेश्चन के टाइटल की बात करें तो इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स एक टॉपिक है कि मतलब जो स्रोत है, साहित्य के स्रोत हो गए या फिर ऐतिहासिक स्रोत हो गए, उनके बारे में। स्रोत कौन कौन से? लिटरेचर स्रोत, लिटरेचर स्रोत हो गए, या फिर आप कह सकते हैं आर्कोलॉजिकल जो हो गए, या हिस्टोरिकल। ये सारी की सारी चीजें कहाँ जरूरी है? रिकंस्ट्रक्शन या स्टडी ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। जब हम भारत का इतिहास को दोबारा से बनाते हैं, समझते हैं, ठीक है, तो उस समय हमारे पास कौन-कौन से सोर्सेस हैं, कौन-कौन सी चीजें हैं जिनसे हम इस चीज को लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका पहला बनता है और आपके हर एक क्वेश्चन पेपर में आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन आपका देखा गया है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन रिपीटेड नहीं है, ये क्वेश्चन आपका पिछली बार के आप देख सकते हैं कि यहाँ पे 4 क्वेश्चन पेपर्स में मोस्टली मतलब 4 टाइम रिपीटेड है, ठीक है, कंटीन्यूअसली। तो अब अलग-अलग लैंग्वेजेस में आप देख सकते हैं कि भाई मैं आपको फिर बताऊंगा कि आपको पढ़ना क्या है सिर्फ। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भाई डिस्कस द इंपॉर्टेंस ऑफ लिटरेस्ट सोर्सेस फॉर द रिकंस्ट्रक्शन ऑफ इंडियन एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री। प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन के लिए साहित्यिक स्रोतों का महत्व की विवेचना कीजिए। जब हमें प्राचीन भारत का इतिहास दोबारा से बनाना होता है तो हमारे लिए जो साहित्यिक स्रोत है, मतलब जो साहित्य लिखे गए थे उस समय, वो कितने ज्यादा महत्वपूर्ण है, ये आपका पहला टॉपिक हो जाता है या क्वेश्चन हो जाता है। ठीक है, वहीं अगर आप यही क्वेश्चन अलग लैंग्वेज से देखेंगे तो प्राचीन भारतीय इतिहास के अध्ययन हेतु ऐतिहासिक स्रोत पूछ लिया गया है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे आपसे क्या पूछा गया? साहित्यिक स्रोत। क्वेश्चन सेम ही है, साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत। तो अब आपको क्या करना है? इन दोनों टॉपिक्स को पढ़ के जाना है। पढ़ के जाने का मतलब ऐसा नहीं है कि आपने बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ लिया, आप बहुत ज्यादा टाइम लगा रहे हैं पढ़ने में, नहीं। बेसिक बेसिक चीजें पढ़नी चाहिए, जैसे कि 5 से 6 आपको साहित्यिक स्रोत पता होने चाहिए, 5 से 6 ऐतिहासिक स्रोत पता होने चाहिए, बस। इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप लोग आंसर बनाएंगे 6 से 7 पॉइंट में और आप लोगों का आंसर कंप्लीटली बनेगा और अच्छे नंबर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो साहित्यिक स्रोत, ऐतिहासिक स्रोत आपको पता होने चाहिए। बात करें इसी क्वेश्चन को आगे किस तरह से पूछा गया है, प्रारंभिक भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में साहित्यिक स्रोतों का महत्व पर प्रकाश डालिए। फिर से साहित्यिक स्रोत पूछ लिया गया आप लोगों से। ठीक है, आप थोड़ा सा और आगे आते हैं तो आपको एक और बार देखने को मिलता है, क्या मिलता है? प्राचीन भारतीय इतिहास के पुनर्गठन में पुरातात्विक स्रोत का महत्व बताइए। पुरातात्विक मतलब आर्कोलॉजिकल, आर्कोलॉजिकल मतलब जमीन में खुदाई करने के बाद जो हमें चीजें मिली, जैसे कि भाई सिक्के मिले, मनके मिले, मतलब पुराने आप कह सकते हैं कि बर्तन मिले। ठीक है, उस समय किस प्रकार की व्यवस्था थी, खोदने के बाद जब हमें पूरा का पूरा शहर मिल गया, तो ये सारी चीजें भी मिली हैं उसके साथ साथ। तो पुरातात्विक स्रोतों का क्या महत्व है ये आपको बताना है। सिक्कों से क्या पता चलता है? सिक्कों से पता चलता है भाई उस समय की जो राशि थी वो किस प्रकार से काम करती थी। सिक्के की जो मेटल था, ठीक है, तो भाई कांस का सिक्का था, सोने का था, चांदी का था, इन चीजों से पता चलती है उस समय की सभ्यता के बारे में। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो ये जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन क्या है मैं आपको बता दूं, इंपॉर्टेंस ऑफ सोर्स। जो स्रोत है, स्रोतों का क्या महत्व। अलग अलग तरह के 3 तरह के स्रोत है हम लोगों के पास, साहित्यिक, ऐतिहासिक और पुरातात्विक। तीनों स्रोत पढ़ के जाइए, पहला क्वेश्चन आपका इसी के बेसिस पर बनेगा आपका क्वेश्चन पेपर में। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ, या फिर हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखें तो यहाँ पे आपका टाइटल आ जाता है कि सेलियंट फीचर ऑफ नेथोलिक
कल्चर्स इन इंडिया, ऑल वेरिएशंस ऑफ क्वेश्चंस। ठीक है, अब देखिए जो नवपाषाण काल है ना, इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। नवपाषाण काल का क्वेश्चन आप लोगों का बन सकता है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे भारत की नवपाषाण संस्कृतियां जो थी उनकी मुख्य विशेषताएं बतानी है। कम से कम आपको 6 से 7 जो विशेषताएं हैं उनके पॉइंट जो है पता होने चाहिए। आप लोग ये बिल्कुल मत सोचिए कि आप लोग अगर इसमें कम लिख देंगे तो आपके जो नंबर है अच्छे खासे मिलेंगे। नहीं, बहुत अच्छे खासे नंबर काट लिए जाएंगे आप लोगों के अगर आप ध्यान नहीं देते तो। कम से कम 6 से 7। आप लोग ग्रेजुएशन लेवल पर है, स्कूल लेवल पर नहीं है कि आप लोग 5 पॉइंट लिखेंगे और आप लोग सोचेंगे कि पास हो जाएंगे। नहीं, आपको अगले सेमेस्टर में भले ही भेज दिया जाएगा बट आप लोगों के नंबर काटे जाएंगे और आप लोगों को बहुत कम नंबर मिलेंगे। और डिवीजन यहाँ पे जरूरी है आप लोगों के लिए। कम से कम 6 से 7 जो पॉइंट है वो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, क्या है कि भाई नवपाषाण जो संस्कृतियां थी उनकी मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। कम से कम इतने पॉइंट आपके पास होने चाहिए। आगे बढ़े, इस क्वेश्चन को और भी तरीकों से पूछा गया है कि क्षेत्रीय भिन्नताएं, बसावट संरचनाएं एवं जीव को प्रजन आधार पर विशेष संदर्भ में भारत की नवपाषाण जो संस्कृतियां उनकी विशेषताएं बताइए। आप समझ लीजिए क्वेश्चन वही है जो ऊपर था, पर यहाँ पे आपसे क्या पूछ लेगा, थोड़ा बढ़ा दिया गया कि भाई क्षेत्र की भिन्नताएं, अलग अलग क्षेत्रों में जो अलग अलग भिन्नताएं थी, फिर भाई पे बसावट की संरचना, जिस जहां पे लोग बसे हुए थे उस जगह के स्ट्रक्चर किस प्रकार का था। ठीक है, उनका भाई जीवन जीवन किस प्रकार का था। इन चीजों को ध्यान में रखकर आप लोगों को नवपाषाण संस्कृति के बारे में मुख्य विशेषताएं बतानी है। ठीक है, तो कोई खास वो नहीं है चेंजेस, पूछा वही गया है। पूछा क्या गया है कि भाई नवपाषाण संस्कृति की आपको विशेषताएं बतानी है। कम से कम 6 से 7 विशेषताएं आप लोगों के पास होनी चाहिए। आगे बढ़े, संस्कृतियों की मुख्य संस्कृतियों की महत्वपूर्ण विशेषताएं बताइए। सॉरी, भारत की नवपाषाण जो संस्कृतियां हैं उनकी महत्वपूर्ण विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन फिर से सेम आपका वही है। आगे देखिए, भारत की नवपाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताएं बताइए। ये क्वेश्चन तो 2 बार रिपीटेड हो चुका है। देखिए क्वेश्चन पेपर 5 जो था हमारे पास, जिसका सीरियल नंबर ये है, उसमें क्वेश्चन नंबर 1 के प्लेस पर आया था ये वाला। ठीक है, और वही क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन डिट्टो, कोई भी चेंजेस नहीं। ठीक है, आगे आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में भी आपको देखने को मिल जाता है। मतलब क्या होता है कि रिपीटेड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली जो मिस्टेक है ना, ये वाली मिस्टेक हुई है हम लोगों से लिखने में कि भाई क्वेश्चन पेपर जो है सीरियल नंबर वो हमने सेम लिख दिया है, बट जो है क्वेश्चन नंबर आप देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर जो है डिफरेंट डिफरेंट है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, सेम क्वेश्चन सेम लैंग्वेज के साथ रिपीटेड भी मिलेगा। ठीक है, ऐसा मत सोचिए कि रिपीटेड नहीं है, रिपीटेड आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि एसओएल में हर साल कोई नए क्वेश्चन पेपर नहीं बनाए जाते एकदम से ही। आप लोगों के लिए रिपीटेड क्वेश्चंस को प्रोवाइड कराया जाता है डिफरेंट लैंग्वेज के साथ। आगे बढ़े हम लोग, तो आप देख सकते हैं कि एक क्वेश्चन और है, ये शॉर्ट नोट में आया है। शॉर्ट नोट मतलब संक्षिप्त टिप्पणी वाला क्वेश्चन, जहाँ पे आपको छोटे शब्द मतलब कम शब्दों में इस टॉपिक को एक्सप्लेन करना है। नवपाषाण संस्कृति संक्षिप्त टिप्पणी, और आगे आप देखेंगे तो नवपाषाण काल की मुख्य विशेषताओं को बताइए, संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस पे भी लिखनी है। तो नवपाषाण काल जो है आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए क्वेश्चन है। इसके कम से कम 6 से 7 जो विशेषताएं होती है वो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, आप लोग इजिली आंसर बना पाएंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग, जो हड़प्पन सभ्यताएं आ जाती है, हड़प्पन सभ्यता सिविलाइजेशन आ जाती है। ठीक है, उसका जियोग्राफिकल एक्सटेंड, टाउन प्लानिंग, इकोनॉमी डिक्लाइन, ये सारी चीजें किस प्रकार से हुई थी, वो सारे क्वेश्चन आ जाते हैं। अब हम बात करते हैं हड़प्पा सभ्यता के पतन के लिए कौन सी कारक उत्तरदायी थी। ये देख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैं आपको नॉर्मली बता दूं, ये वाला क्वेश्चन रिपीट होता ही होता है कि भाई हड़प्पा सभ्यता के जो खत्म होने के मतलब जो सभ्यता थी उसका पतन हो गया था। ठीक है, तो वो किन कारणों से हुआ था, उसके लिए कौन कौन से कारण जरूरी है। ठीक है, कारण थे, ये आपको बस बता देना है। कम से कम 5 कारण आपके पास होने चाहिए, 5 से 6 कारण आप लोगों के पास होंगे। आप लोग इजिली जो आंसर की लेंथ है वो बढ़ा पाएंगे। कम से कम 2.5 से 3 पन्ने या तो 4-4 पन्ने तक आप बढ़ा पाएंगे। ठीक है, आप एक पन्ने में 2 से 3 पॉइंट लिख देंगे, एक पन्ने में 2 से 3 पॉइंट लिख देंगे। ठीक है, आपके 2 पन्ने ऐसे ही फिल हो जाते हैं। इंट्रोडक्शन भी आप लोग देंगे और आप लोग कंक्लूजन भी देंगे, तो इससे 3 आपके पन्ने कवर हो जाते हैं। और अगर आप लोग काफी अच्छा लिखने वाले हुए तो 4 पन्ने कवर कर लेंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो पतन के कारण थे वो आपको यहाँ पे बताने हैं। आगे बढ़े हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के पतन के बारे में जो है टॉपिक है, संक्षिप्त टिप्पणी आपको इस टॉपिक पे लिखने को मिलेगी। ठीक है, आप देखेंगे कि हड़प्पा शहरीकरण एवं अर्थव्यवस्था की मुख्य विशेषताओं का विवरण कीजिए। जो हड़प्पा का शहर था, ठीक है, वहां की बसावट किस प्रकार की थी, वहां की नालियां किस प्रकार की थी, वहां के घरों की स्ट्रक्चर किस प्रकार का था, वहां की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की थी, ये सारी चीजें इस पॉइंट के अंतर्गत आ जाती है, मतलब इस क्वेश्चन के अंतर्गत आ जाती है। ठीक है, अर्थव्यवस्था में वही कि वही लेन देन कितना हो रहा था, किस किस अन्य जो सिविलाइजेशन थी उनके साथ कनेक्शन था। ठीक है, मोहनजोदड़ो हो गया, और भी बड़ी बड़ी हो गई, तो उनके साथ जो कनेक्शन था वो सारी चीजें आप इसमें बता देंगे। आगे बढ़ेंगे आप लोग, हड़प्पा सभ्यता की नगर योजना पर चर्चा कीजिए तथा हड़प्पा नगरों की मुख्य विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। ठीक है, हड़प्पा जो सभ्यता थी उसके नगर का योजना, जो कि मैंने आपको बताया अभी नगर योजना के बारे में, वो सारी चीजें,
और हड़प्पा के नगरों की जो विशेषताएं थी वो सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है इस वाले क्वेश्चन में। आगे बढ़े, हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना का विवेचन कीजिए। देखिए नगर योजना वाला जो टॉपिक है ना बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने 12th में भी पढ़ा होगा इसके बारे में कि भाई वहां की जो नगर योजना व्यवस्था किस प्रकार की थी। भाई सबसे जरूरी है कि वहां पे जल निकासी जो प्रणाली थी बेहतर थी, जो गलियां थी वो बहुत अच्छी थी, 90 डिग्री के कट पर बनाई गई थी, ठीक है, मतलब उस हिसाब से, ठीक है। दूसरा कि भाई वहां के जो शहर थे निचले भी थे जो कि नॉर्मल लेक थे, ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर भी की तरफ भी शहर को बसाया गया था, ठीक है, मतलब जगह का ऊंचाई पे और निचाई पे दोनों तरफ बचाया बसाया गया था। उसके बाद वही इन लोगों का कनेक्शन भी दूर दूर तक था, ठीक है। तो ये सारी चीजें, अच्छी सड़कें, अच्छा पानी व्यवस्था, ठीक है, घर में जो आप कह सकते हैं कि स्नान करने के लिए जो स्नान गृह था वो भी बहुत बेहतर था। ये सारी चीजें आपको बतानी है। आगे बढ़ेंगे हम लोग, हड़प्पा सभ्यता के पतन का जो संक्षिप्त कारण है वो आपको बताना है, मतलब संक्षिप्त टिप्पणी आपको देनी है। आगे बढ़े, एक और क्वेश्चन आ जाता है कि हड़प्पा सभ्यता के भौगोलिक विस्तार एवं नगर योजना की विवेचना कीजिए। देखिए हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन यहाँ पे इतना रिपीटेड हुआ है आप लोगों के लिए, आप लोग इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ के जाइएगा, अदरवाइज आप लोग इस क्वेश्चन को छोड़ेंगे और आप लोग इंपॉर्टेंट चीजें छोड़ देंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग कि भाई सोसाइटी, पोलाइटी एंड इकोनॉमिक ऑफ वैदिक पीरियड, जो वैदिक पीरियड था उसमें भाई सोसाइटी व्यवस्था किस प्रकार की थी, पॉलिटिक्स किस प्रकार की थी, इकोनॉमिक किस प्रकार की थी, ये सारी चीजें बतानी है। अर्लियर मतलब शुरुआत, उससे पहले वैदिक पीरियड से और वैदिक पीरियड के बाद, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है, ठीक है। इस वाले टॉपिक में तो अगर हम आगे देखें तो प्रारंभिक वैदिक काल की राजनीतिक तथा अर्थव्यवस्था पर आपको टिप्पणी करनी है। आगे वहीं देखें उत्तर वैदिक काल, देखिए प्रारंभिक वैदिक काल मतलब वैदिक काल की शुरुआत का टाइम, और उत्तर वैदिक काल मतलब वैदिक काल खत्म हो गया उसके बाद का समय, ठीक है। वैदिक काल, उत्तर वैदिक कालीन सामाजिक तथा आर्थिक परिस्थितियों की आपको यहाँ पे विवेचना करनी है। तो वैदिक काल से रिलेटेड क्वेश्चन भी आएगा आप लोगों के एग्जाम में, ठीक है। मैं आपको टॉपिक बता रहा हूँ, आप लोग इनके बारे में पढ़ के जाइए, ठीक है। आप लोग एग्जाम में आंसर बनाकर लिख कर ही आएंगे कुछ ना कुछ करके, क्योंकि आपको इन टॉपिक्स के बारे में सारी जानकारी होगी। प्रारंभिक वैदिक काल की सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक अवस्थाओं पर एक निबंध लिखिए, ये हो गया आपका टॉपिक। आगे बढ़े, उत्तर वैदिक काल में राजनीतिक तथा अर्थव्यवस्था में हुए परिवर्तन की बात करें। उत्तर वैदिक काल मतलब वही जो वैदिक काल था पीरियड, उसके बाद के समय में अगर हम बात करें तो वहां पे राजनीतिक रूप से क्या चेंजेस आए, अर्थव्यवस्था के रूप से क्या चेंजेस आए, वो सारी चीजें बतानी है। ऋग्वेद में प्रतिबिंबित समाज एवं अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए, ठीक है। जो ऋग्वेद था उसमें किस प्रकार का समाज और किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को बताया गया है, दिखाया गया है, वो आपको यहाँ पे बताना है। अर्थवेद में प्रतिबिंबित समाज तथा समाज एवं अर्थव्यवस्था की परीक्षा कीजिए, ठीक है। क्या है कि भाई एग्जामाइन द सोसाइटी एंड इकोनॉमिक रिफ्लेक्ट एज रिफ्लेक्टेड इन अर्थवेदा, ठीक है। अर्थवेदा में वही जो रिफ्लेक्टेड है क्या, इकोनॉमी और सोसाइटी, इसके बारे में बात करिए। ये जो क्वेश्चन है ये आपका कम से कम 5 से 6 बार रिपीटेड हो चुका है क्वेश्चन में, ठीक है। अलग अलग जगहों पे इसको डिफरेंट डिफरेंट लैंग्वेजेस में पूछा गया है, तो समझ के जाइएगा कि कालों से रिलेटेड वैदिक काल, अर्थकाल, ऋग्वेद काल से आप लोगों से पूछा ही जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक और टॉपिक आता है कि आपका फैक्टर ऑफ राइज, इमरजेंस एंड स्प्रेड ऑफ न्यू रिलीजियंस, बुद्धिज्म एंड जैनिज्म। देखिए बुद्धिज्म और जैनिज्म जो था वो किस प्रकार से, मतलब किन कारणों से वो बढ़ा, किन कारणों से उसका उदय हुआ, ठीक है, किन कारणों से वो बहुत ज्यादा फैला, इन चीजों के बारे में बात करनी है, जो कि टाइमलाइन दी गई है 6th सेंचुरी BCE, ठीक है। क्वेश्चंस को देख लेते हैं हम लोग सबसे पहले कि छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नवीन धर्मों के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों की विवेचना कीजिए। अब समझिए कि भाई छठी शताब्दी ईसा पूर्व में नए नए ना धर्म बन के आ रहे थे सामने, नवीन दो धर्म है उनका उदय हो रहा था। तो भाई इनके कारण क्या थे, क्यों ये धर्म बन रहे थे, जिसमें एक बुद्धिज्म और जैनिज्म उनमें से एक है, ठीक है। तो ये क्यों बन रहे थे, इनका आपको कारण बताना है। कम से कम मैं बताऊं, कम से कम आपको 5 से 6 कारण का आपका जो आंसर है वो रखना है बेस इसका, ठीक है। अगर आप इनसे कम लिखते हैं तो आप लोगों के जो नंबर है कट जाएंगे, आप लोगों का क्वेश्चन भी छोटा बनेगा, ठीक है। आगे बढ़े, बौद्ध एवं जैन धर्म के उदय के लिए उत्तरदायी कारकों का वर्णन कीजिए। देखिए ये आ गया, बौद्ध धर्म और जैन धर्म का उदय किन कारणों से हुआ था, ये आपको बताना है। 16 महाजनपदों के मध्य मगध किस प्रकार प्रमुख शक्ति बनकर उभरी, व्याख्या कीजिए, ठीक है भाई। 16 महाजनपदों में जो मगध था वो किस प्रकार, मतलब किस प्रकार, भाई होता है ना कि भाई प्रोसेस क्या थी, कि किस प्रकार वो एक प्रमुख शक्ति बनकर उभर कर सामने आया, वो आपको बताना है कि भाई मगध क्यों पावरफुल था उस समय, ठीक है। वो क्यों 16 महाजनपदों में अकेला उभर कर सामने आया, ये आपको यहाँ पे बताना है। आगे बढ़े, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों पर एक आपको निबंध लिखना है, कॉन्टेक्चुअल लिखना है, ठीक है। कॉन्टेक्चुअल लिखना है पूरा का पूरा, इसमें आपको महाजनपदों के ऊपर पूरा का पूरा एक निबंध लिखना है कि 16 महाजनपद कौन कौन से थे, उनका किस प्रकार का काम था, कहाँ उनका क्षेत्र था, ठीक है, उनकी पावर क्या थी, कौन सबसे
इंपॉर्टेंट था या पावरफुल था, कौन सबसे कम डेथ था। ये सारी चीजें आपको इसमें बता देनी है, आप लोगों का अच्छा खासा आंसर बनेगा। आगे बढ़े, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म के प्रसार के कारण बताइए। ठीक है, छठी शताब्दी ईसा पूर्व में बौद्ध धर्म क्यों इतना ज्यादा फेमस हुआ, उसके प्रसार के कारण क्या थे? ठीक है, ऐसे कौन से कारण थे जिससे वो इतना ज्यादा स्प्रेड हो रहा था, तो ये आपको बताना है, ये जो क्वेश्चन है। ठीक है, आगे देखिए, बौद्ध एवं जैन धर्म के ऊपर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखने के लिए भी कहा जाएगा एक क्वेश्चन में, तो आपको इन चीजों को ध्यान रखना है। ठीक है, बौद्ध और जैन धर्म के बारे में पढ़ के जाइएगा। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, मौर्यन जो मौर्य थे, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन एंड इकोनॉमिक ऑल वेरिएशन ऑफ क्वेश्चंस, इनके बारे में आपका क्वेश्चन आएगा। जैसे मौर्य राज्य के प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का आकलन कीजिए। ठीक है, मौर्य जो राज्य था उसका जो प्रशासन व्यवस्था थी, एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस थी, ठीक है, उसकी आप कह सकते हैं कि मुख्य विशेषताएं आपको बतानी है। कम से कम 6 विशेषताएं आपको तैयार रखनी है इस क्वेश्चन के लिए अपनी। ठीक है, 6 से कम आप मत लिखिएगा प्लीज, 6 तो कम से कम लिखिए, क्योंकि एक ये स्टैंडर्ड वो हो जाता है कि 6 आप लिख सकते हैं, आपको ज्यादा आती है तो आप 8 लिख सकते हैं, बट 8 लिखेंगे तो आपको पॉइंट छोटे करने पड़ेंगे। ठीक है, और आप 6 लिखते हैं तो आप पॉइंट एक जो है मीडियम साइज के पॉइंट लिख सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं, और उसके बाद आप लोग आगे बढ़ सकते हैं। आगे बढ़े हम लोग इस क्वेश्चन को लेकर, मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। जो मौर्य काल की पूरी अर्थव्यवस्था थी उसके ऊपर आपको एक निबंध लिखना। अर्थव्यवस्था में क्या बताएंगे भाई, जो रहन सहन लोगों का किस प्रकार का था, जीवन स्थिति किस प्रकार की थी, लेन देन विदेशों से जो हो रहा था वो किस प्रकार का था। ठीक है, जो किन चीजों का सबसे ज्यादा लेन देन था वो सारी चीजें भी आप बता सकते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको बतानी है। आगे बढ़े, मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मौर्य जो प्रशासन था उसकी जो मुख्य विशेषताएं उसके बारे में आपको बात करनी है। मैंने भी ऊपर ये वाला भी क्वेश्चन बताया, मौर्य प्रशासन जो मौर्य राज्य मौर्य प्रशासन एक ही बात है। ठीक है, जो मुख्य विशेषताएं उसके बारे में आपको बात करनी है। आगे बढ़े, तो मौर्य साम्राज्य के मौर्य प्रशासन की मुख्य विशेषताओं की चर्चा की। जैसे हम क्वेश्चन है कि भाई मौर्य साम्राज्य जो है उसमें जो मौर्य प्रशासन व्यवस्था उसकी विशेषताओं के बारे में बात करनी है। तो क्वेश्चन सेम है, डिफरेंट लैंग्वेज है। ठीक है, आप लोगों के लिए, आप लोग ऐसे मत हो जाइएगा कि अरे क्वेश्चन अलग आ गया। आपको लैंग्वेज हो सकता है आपके अपकमिंग क्वेश्चन में ही जो एग्जाम होने वाला है उसमें लैंग्वेज बदल दे, तो ऐसी कोई डरने की बात नहीं है। आप लोगों का सेम क्वेश्चन रहेगा। अगर मौर्य प्रशासन की विशेषताएं पूछी तो विशेषताएं लिखनी है, कुछ और एक्स्ट्रा नहीं लिखना। आगे बढ़ते हैं, रिपीटेड क्वेश्चन में अगर हम देखें तो पॉलिटी, इकोनॉमी एंड कल्चरल डेवलपमेंट अंदर सातवाहन। ठीक है, सातवाहन के दौरान भाई वहां की पॉलिटिक्स व्यवस्था किस प्रकार की थी, इकोनॉमिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, कल्चरल डेवलपमेंट किस प्रकार से हुआ था। ठीक है, सातवाहन के अंतर्गत ये आपको बात करना है। सातवाहनों के अधीन राजनीतिक तथा आर्थिक जो राजनीतिक तथा सांस्कृतिक जो विकास हुआ था उसके ऊपर आपको पूरा का पूरा एक निबंध लिख देना है। आगे बढ़े, सातवाहनों की राजनीति और अर्थव्यवस्था पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, आगे हम देखेंगे, ये देखिए क्वेश्चन सेम ही है, कोई खास चेंजेस नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे कि शॉर्ट नोट में सातवाहन का क्वेश्चन 2 बार आ चुका है, तो आपको शॉर्ट नोट के रिगार्डिंग ज्यादा चीजों पे ध्यान देना है। जैसे सातवाहन जो एक टॉपिक हो गया, ठीक है, सातवाहन वंश या फिर सातवाहन टॉपिक, इसके ऊपर आपको मेनली जो है चीजें वो आपको पता होनी चाहिए कि भाई इसके बारे में क्या है, वो किस प्रकार से था, उसमें कौन राजा था महत्वपूर्ण, ये सारी चीजें, बस इससे ज्यादा कुछ आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़े, सोशल इकोनॉमिक पॉलिटिकल कंडीशंस ऑफ तमिलकम बेस्ड ऑन संगम लिटरेचर। जो संगम लिटरेचर है, ठीक है, उसमें तमिलकम की पॉलिटिकल व्यवस्था किस प्रकार की थी, इकोनॉमिक व्यवस्था किस प्रकार की थी, सोशल व्यवस्था किस प्रकार की थी, इसके ऊपर बात करते हैं। ठीक है, वीडियो थोड़ी ज्यादा लंबी लंबी हो रही है तो हम इसको फटाफट कवर अप करते हुए आगे चलेंगे। संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की आर्थिक और राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए। ये आपका एक क्वेश्चन हो जाता है। संगम साहित्य के आधार पर तमिलकम की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन कीजिए, ये हो जाता है, और संगम साहित्य का आपका एक टॉपिक आ जाता है। ठीक है, तो ये 3 क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आपके लिए। संगम साहित्य की जो आर्थिक और राजनीतिक जो परिस्थितियां हैं, आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक जो स्थितियां हैं उनके बारे में आपको पता होना चाहिए। मतलब इन 3, ये वाला क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, अगर मैं बताऊं, क्योंकि इसमें तीनों चीजें पूछ ली गई है। ठीक है, तमिलकम के लिए भाई आपसे पूछ लिया गया, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक तीनों पूछा गया, तीनों आपको पता होना चाहिए। आगे बढ़े, ठीक है, मेगालिथिक जो कल्चर था, ठीक है, उसके बारे में अगर हम बात करें तो महापाषाण काल आ जाता है। महापाषाण काल का जो क्वेश्चन है, कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, महापाषाण काल का जो क्वेश्चन है संक्षिप्त टिप्पणी में आपसे 2 बार पूछा जा चुका है। आगे बढ़ेंगे तो इसका डायरेक्ट एक क्वेश्चन भी आया है। क्वेश्चन क्या है कि भारत की महापाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के ऊपर आपको वर्णन करना है। ठीक है, तो आपको ये बताना है। ये क्वेश्चन जो है 3 बार रिपीटेड हो चुका है कि भाई इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। ठीक है, और उसके बारे में शॉर्ट नोट रिलेटेड चीजें। आगे देखें, अशोक की जो पॉलिसी थी धम्म, ठीक है, उससे रिलेटेड क्वेश्चन आया। अशोक के धम्म नीति पर एक निबंध लिखिए, और अशोक का जो धम्म है उसके ऊपर आप संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये क्वेश्चन 2 बार रिपीटेड हो चुका है। ठीक है, एक बार आपसे कंप्लीट चीज पूछी गई है निबंध में, और एक बार आपसे पूछा गया भाई धम्म के बारे में, तो ये हो जाता है। आप देखते हैं कि ऐसे क्वेश्चन जो कि कम रिपीटेड हुए हैं या फिर नॉन रिपीटेड है, मतलब यूनिक है, एक तरह से आप ये कह सकते हैं कि यूनिक है, तो उन क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं जो कि बार बार रिपीट नहीं हुए। क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आता है आपका, प्रगतिहास से आप क्या समझते हैं, भारत की पूरा पाषाण
संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के ऊपर आपको वर्णन करना है। ये वाला क्वेश्चन आपका आ चुका है, ठीक है, प्रीवियस ईयर के एग्जाम में। आगे बढ़े, पूरा पाषाण एवं मध्य पाषाण संस्कृतियों की मुख्य विशेषताओं के ऊपर आपको वर्णन करना है। ये क्वेश्चन भी आ चुका है। देखिए, जो क्वेश्चन मैं आपको यहाँ बता रहा हूँ ना, आप बस उनको उन क्वेश्चंस को पढ़ के जाइए, उनके आंसर्स को समझ के जाइए, क्या पॉइंट लिखना है वो समझ के जाइए, ठीक है, आप लोग इजीली आंसर बना देंगे। आगे बढ़ते हैं कि भाई ईसा पूर्व छठी से चौथी शताब्दी के मध्य भारत की जो सामाजिक और राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियां थी, ठीक है, उनके बारे में आपको यहाँ पे बात करनी है। पूरा पाषाण संस्कृतियों के बारे में आपको बात करनी है, जो है, ठीक है, टॉपिक। फिर द्वितीयक शहरीकरण जो है, इस टॉपिक के ऊपर बात करनी है। शैल काल हो गया, वैदिक साहित्य हो गया, इन चीजों के बारे में बात करनी है। फिर मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट्स के लिए है। यहाँ पे भाई जो भी टॉपिक्स हैं ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट, आप लोग इन टॉपिक्स को पढ़िए, ठीक है, इन टॉपिक्स को समझिए। वेरी हाई प्रायोरिटी है इन टॉपिक्स के लिए, ठीक है। ये हो गया भाई नवपाषाण काल वाला टाइम हो गया, या फिर हड़प्पा सभ्यता वाला हो गया, या फिर वैदिक पीरियड वाला हो गया, या सोर्स ऑफ एंशिएंट हिस्ट्री। ये 4 टॉपिक है, मैं आपको बताऊं, ये 4 टॉपिक आपके इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद आप बात करते हैं हाई प्रायोरिटी, ये वेरी हाई प्रायोरिटी में आते हैं, ये हाई प्रायोरिटी में आते हैं, ठीक है। ये 3 से 4 बार आ चुके हैं, ये 5 प्लस बार आ चुके हैं, ये वाले टॉपिक ये 3 से 4 बार आए हैं। जैसे कि राइज ऑफ बुद्धिज्म एंड जैनिज्म, ये 4 बार पूछा जा चुका है, 4 बार लगभग वो हो चुका है, रिपीटेड हो चुका है, ठीक है। इसमें आपसे भाई छठी शताब्दी के बारे में, कॉन्टेक्स्ट के बारे में पूछा गया था, और महाजनपद के बारे में पूछा गया था। फिर आपका मौर्य साम्राज्य के बारे में आ जाता है, सातवाहन के बारे में आ जाता है, और तमिलकम के बारे में आ जाता है, और संगम लिटरेचर। संगम लिटरेचर में आपको बताना भूल गया, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। संगम लिटरेचर का जो टॉपिक है, आप लोग क्लियरली उसको समझ के जाइएगा किस प्रकार से है, ठीक है, आप लोग इजिली आंसर बना लेंगे। फिर मीडियम प्रायोरिटी में आ जाते हैं कि भाई अशोक के धम्ब और जो मेगालिथिक कल्चर्स थे उसके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है, या फिर जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो आपके कंप्लीट हो जाते हैं। इन क्वेश्चंस को कवर करके जाइए, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा, ठीक है। इन क्वेश्चन को भी अगर आप लोग पढ़ते हैं तो आप लोग इजीली आंसर लिख पाएंगे, इजीली आंसर को एक्सप्लेन कर पाएंगे अपने आंसर में, ठीक है। अगर आपको इन क्वेश्चंस के आंसर चाहिए, अगर आप वीडियो में यहाँ तक आए हैं, अगर आंसर चाहिए आपको, तो प्लीज कमेंट करिएगा, ठीक है। आप कमेंट करेंगे, हम लोग जल्द से जल्द एग्जाम से पहले, एक से दिन पहले आपको सारे के सारे आंसर प्रोवाइड करवा देंगे इन डिटेल वर्जन, कि आपको आंसर में पॉइंट क्या लिखना है, पॉइंट में बताना क्या है, ठीक है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा। आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। अभी हमारा ये वाला जो टेलीग्राम है, ये वो सॉरी इंस्टाग्राम है, ये चल नहीं रहा है, ठीक है। तो हम लोग आपको न्यू इंस्टाग्राम प्रोवाइड करवाएंगे, अगर आप लोगों को हमारे साथ कनेक्ट होना है। टेलीग्राम पे आप लोग हमारे साथ जुड़ सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करिए। नोट्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। इस सब्जेक्ट के नोट्स को डाउनलोड करिएगा। नोट्स के थ्रू भी आप लोग स्टडी कर सकते हैं, और हमारा ऐप तो है ही आप लोगों के लिए। ऐप को भी डाउनलोड करिए। ऐप में आपको ये सारे फीचर देखने को मिलेंगे, प्लस इस सब्जेक्ट के नोट्स भी हम लोग आपको ऐप पर जो है प्रोवाइड करवा दिए, और आपके लिए लॉगिन जो चीजें है वो सारी चीजें ऐप पर ही मिल जाएगी। तो जाके चेक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।